नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के रिजल्ट में अभी जितने नाम पता चले हैं जो अपने संस्थान के कोर्स से संबंधित थे, और ऑफलाइन वाले ये तो सब पता चल गया है। कुछ ऑनलाइन में अभी हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, उनको छोड़ के बाकी ये जो 8 एक नाम और भी मिला है जो मेरे क्लास में आने के बाद मिला है, और अभी उसको अपडेट नहीं किया गया। अनुपम का नाम है वो। तो उन लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि जल्द भी आप लोगों का भी चयन सूची में नाम हो। चलिए, यूपी के अध्ययन को हम लोग आगे बढ़ाएं और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि सांझी मथुरा में स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। सांझी एक कला है, यहां पर समझिए, सांझी जो है ये कला है। अब ये पूछ रहा है स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, ठीक है। तो सांझी कला ही ये नाम है इसका। कौन सी कला है ये, है ना। स्टेंसिलिंग का मतलब होता है कि कागज काटने की कला। यहां पे ये समझिएगा, कागज काटने की ये कला है, ठीक है। और इस कला का नाम क्या है, ये सांझी ही है। भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कागज काटे जाते हैं। इसमें जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कागज काटे जाते हैं। मंदिरों में फर्श पर सूखे रंगों में ये सांझी जो है, सांझी कला ये बनाई जाती है। और अब इसे कागज और कैनवास पर भी आधुनिक कला के रूप में उकेरा गया। पहले के पारंपरिक मंदिरों के फर्श पर सूखे रंगों से बनाई जाती थी, अब क्या किया गया, इसको कागज काट के बनाया जाने लगा। बारीकी बहुत होती है, उसमें भक्ति भाव को उकेरा जाता है और वो नजर आता है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। ब्रोकेट कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है। अब ये देखिए सवाल, ब्रोकेट। ब्रोकेट क्या होती है, सबसे पहले ये जानिए। जरी आप जान रहे हैं ना, तार, जरी का मतलब है तार। और अगर ये तार हो गोल्ड के, ये तार हो सिल्वर के, यानी कि सोने और चांदी के तार, इनका उपयोग रेशमी धागों के साथ किया जाता है। और ये किसमें किया जाता है, रेशमी साड़ी में। रेशमी साड़ी में, है ना, रेशमी धागों के साथ, रेशमी धागों के साथ इसका उपयोग किया जाता है। जरी जरदोरी का जो काम होता है ना, इसको जीआई टैग भी मिला है। और ये रेशमी साड़ी आपको पता है वाराणसी, तो इसको मिला है जीआई टैग, ये ध्यान रखना, इसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। तो ब्रोकेट जो है ये वाराणसी ब्रोकेट अपनी जटिल बुनाई, अपनी पारंपरिक मुगलई डिजाइन, यहाँ पे जो डिजाइन होती है वो मुगलई डिजाइन होती है, इसके लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा ये सवाल। अगला जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा जो है निम्नलिखित में से कौन सी है। जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरख्वान या खरीजा। दस्तरख्वान एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर रेस्टोरेंट की चेन है, कई रेस्टोरेंट उनके दस्तरख्वान के हैं। तो दस्तरख्वान का मतलब ही होता है भोजन को पारंपरिक तौर पर सजाना, है ना। एक नवाबी विधा है। लखनऊ में, लखनऊ नवाबों का शहर है, तो एक नवाबी विधा है ये, नवाबी विधा। लखनऊ और उत्तर भारत में मुगल संस्कृति में ये आपको मिलेगी, दैट इज दस्तरख्वान, है ना। और इसमें जमीन पर कपड़ा बिछाकर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को करीने से इसे सजाया जाता है। अब दस्तरख्वान में अब तो आपको जमीन पे खाने को तो नहीं मिलेगा, बाकायदा उसमें सोफा पड़े हैं। लेकिन ये जो परंपरा है ये अतिथि सत्कार के लिए, भोजन के प्रति सम्मान जताने के लिए ये परंपरा है। और जो अवधि जो रसोई जैसे आपने कजाइन, तो रसोई अवधि जो कजाइन है ना, तो इसमें अवधि रसोई में दस्तरखान बहुत महत्व रखता है। अब पुराने राजा महाराजों के उसमें था, तो अब तो ये कमर्शलाइज्ड हो गया, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो ऐसे करके कोई वो परंपरा को संजो के रखने का काम कर रहे हैं।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः मय राष्ट्र से लिया गया है। मंदोदरी का विवाह किससे हुआ था? मेरठ रावण की पत्नी जो मंदोदरी है उनका मायका माना जाता है, मतलब माना क्या जाता है, वो मायका ऐसा मिलता है पौराणिक कथाओं में। मंदोदरी के पिता मय, इनका नाम था मय, ये मय जो थे ये मंदोदरी के पापा थे, मंदोदरी के ये पापा थे, ठीक है। तो ये मंदोदरी के पापा थे और हाँ, ये दानों के राजा हुआ करते थे, है ना। मैदंत खेड़ा भी इसका एक नाम मिलता है, इसका एक नाम मिलता है मैदंत खेड़ा, मैदंत खेड़ा। और दूसरा ये नाम कौन सा मिलता है? मैं राष्ट्र, मैं राष्ट्र जो यहाँ पर दिया है, ठीक है। और ये रावण की वाइफ थी, बस यही पूछा जा रहा है ना। और मेरठ में आज भी रावण की पूजा होती है, क्योंकि रावण क्या हुआ वहाँ का दामाद, तो दामाद की तो पूजा ही करेंगे, दामाद को जलाएंगे तो है नहीं, ठीक है। अकबर ने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आगरा फोर्ट? आगरा फोर्ट के बारे में ये सवाल है। अकबर ने इसका निर्माण शुरू कराया, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देखरेख में हुआ। और तीसरा स्टेटमेंट है कि यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा फोर्ट, आगरा का किला, मुगल सम्राट अकबर ने इसको 1565 में शुरू कराया था। दूसरा है कि, है ना, और दूसरा स्टेटमेंट ये कि इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देखरेख में हुआ, देखरेख में, तो ये गलत है। और तीसरा है कि ये यमुना नदी के तट पर, तो यमुना नदी के तट पर तो ये स्थित है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ए और सी सही है, ए और सी सही है, लेकिन बी इसमें गलत है। जरा ये बताइएगा कि किस वास्तुकार के उसमें इसको शुरू कराया गया था? 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया। ये फैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, ये आप बताइएगा, है ना। इसका निर्माण किस वास्तुकार की देखरेख में शुरू हुआ था? बुलंद दरवाजा के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है? इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, पहला स्टेटमेंट। इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनाया गया था, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, और ये फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये सही है, ये वाला सही है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार, ठीक है। लेकिन ये पेशावर जीत नहीं है ना, ये गुजरात जीत थी, ये गुजरात जीत थी। तो ये बी वाला गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और लगभग 54 मीटर ये ऊंचा है, 54 मीटर या 174 फीट ऊंचा है, ये ध्यान रखना। 54 मीटर या 176 फीट ऊंचा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? चारबाग रेलवे स्टेशन आप देखेंगे तो पूरा लगेगा कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना। न्यू क्लासिकल, इंडो सार्सेनिक, विक्टोरियन गोथिक या फिर आर्ट डेको, ये कैसी शैली है? तो ये है इंडो सार्सेनिक। कैसी शैली है? इंडो सार्सेनिक, है ना। ये जैसे बिल्कुल शतरंज की तरह ये दिखता है, जैसे लगता है शतरंज की बिसात पूरी ऐसे फैली हुई है, इस तरीके से ऊपर से आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। 1914 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1923 के अंत में इसका निर्माण समाप्त हुआ, है ना। नवाबी और औपनिवेशिक वास्तुकला का ये नमूना है, और बाकी साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं, बढ़िया है। अगला जो सवाल है, प्रसिद्ध बरुआ सागर किला किसके द्वारा बनाया गया? शमशेर खान, राजा वीर सिंह, राजा गंगाधर राव और राजा उदित सिंह, किसके द्वारा ये बनाया गया? तो प्रसिद्ध जो बरुआ सागर किला है ये आपका पड़ता है झांसी में। कहाँ पर पड़ता है? ये आपका झांसी में पड़ता है। बरुआ सागर वहाँ पर एक स्थान है ना। ओरछा के एक राजा थे, ओरछा के राजा थे राजा उदित सिंह।
तो उन्हीं ने 1744 ईस्वी के आसपास राजा उदित सिंह ने इसको बनाया था, है ना। बरुआ सागर झील है, ताल भी आप मान सकते हैं उसको, और मराठों और बुंदेलों के बीच यहाँ पर ऐतिहासिक युद्ध भी हुआ था, और सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से इसका निर्माण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। वाराणसी रिवर फ्रंट, सारनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, इलाहाबाद का किला। वर्तमान में 3 ही विश्व धरोहर स्थल हैं, ताजमहल है, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। इनमें से तो कोई नहीं है, मुझे तो लग रहा है इनमें से कोई नहीं है। ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी, और आगरा का किला, आगरा फोर्ट, ये 3 है, बाकी तो ये कोई है नहीं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। मेहताब बाग लखनऊ, दूसरा है शंकर विमान मंडपम प्रयागराज, लाल किला आगरा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। मेहताब बाग कहाँ पर है? ये आगरा में है, यमुना नदी के किनारे। अब आगरा में है तो यमुना नदी। लाल किला आगरा सही है, ये सही है। पहला ये गलत दिया है। बाबर ने शुरू किया था, शाहजहां ने इसको कंप्लीट कराया था। बाबर से शाहजहां, ये मेहताब बाग याद रखिएगा, आगरा। ठीक है। और वहां से आप देखेंगे तो ताजमहल बहुत सुंदर मेहताब बाग से दिखता है। अगला जो प्रश्न है, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? रूमी दरवाजा, इसको बनवाया था नवाब आसफाउद्दौला, आसफाउद मतलब आसफ उद दौला। इसको आसफ उद दौला ने इसको बनवाया था, 1784 में बनाया था, अकाल राहत कार्य के लिए, जो वही तुर्की गेट के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको तुर्की गेट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी ऊंचाई मीटर नहीं है, ये फीट, 60 फीट इसकी ऊंचाई है ना। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा उसके बीच में आपको मिलेगा। छोटा और बड़ा इमामबाड़ा जो है ना, इमामबाड़ा, उसी के बीच में आपको ये मिलेगा, उसी के बीच में आपको ये मिलेगा। अवध वास्तुकला आपको देखने किसमें मिलेगी? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, पातालपुरी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विशालाक्षी मंदिर, या पंचायतन मंदिर। ये आपका ललितपुर में पड़ता है। सबसे पहले एक सवाल ये तैयार रखिए, ललितपुर, है ना। ये गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ मंदिर वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। और ये 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ एक मंदिर, जैसे एक मंदिर ये बीच में मिलेगा तो 4 इसकी तरफ ये सहायक मंदिर आपके मिलेंगे, तो ये 5 हो गए ना। तो इसको पंचायतन शैली बोलते हैं, है ना, पंचायतन शैली है। और ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों, दशावतार मंदिर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित मंदिर है। और ये शेष साई विष्णु की अद्भुत जो प्रतिमा है उसको नक्काश करके यहाँ पर बनाया गया है, नक्काशीदार पत्थर पर इसको उकेरा गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नक्कटाइया के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली। तो ये कौन सा है? नक्कटैया मेला। एक स्थान पड़ता है चेतगंज, चेतगंज आपका पड़ता है वाराणसी में। वहीं पर प्रतिवर्ष दशहरे के दौरान ये जुलूस निकाला जाता है। रामायण की घटना सूर्पनखा की नाक काटने पर इसको विशेष रूप से केंद्रित किया जाता है। और वहाँ पे मतलब ये एक बहुत प्रसिद्ध हुआ है, लखा मेला वाराणसी का प्रसिद्ध है। तो लखा मेलों में से एक इसको माना जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ इसमें इकट्ठा होती है। आगरा के पास आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का
प्राथमिक फोकस क्या होता है? वटेश्वर। भाई देखिए, कोई मेला होगा तो कोई मेला ऐसा नहीं है कि बस मेला इसलिए लगा है कि जल चढ़ाया जाए, मेला इसलिए लगा है कि पशु बेचे जाए, उसमें और बहुत सारी, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? बटेश्वर जो मेला है यमुना नदी के तट पर ये लगता है, पशुओं की बिक्री और वस्तु विनिमय के लिए पशु मेला लगता है। ये ऊंट, घोड़े, मवेशी ये सब बेचे जाते हैं, है ना। और यहाँ पर 101 शिव मंदिरों की एक श्रृंखला है बटेश्वर में। धार्मिक दृष्टि से उसका महत्व है, धार्मिक भी है, लेकिन मुख्यतः ये जो मेला लगता है वो किस लिए लगता है? वो पशुओं का मेला है। उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर नौचंदी मेले की मेजबानी करता है? आपसे पूछा जा रहा है नौचंदी मेला कहाँ? तो बड़ा सरल सवाल है, नौचंदी मेला कहाँ पर? ये मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ पर? मेरठ में। और ये आफ्टर होली, हर साल होली के बाद में ये मेला लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता का भी ये प्रतीक है। वहाँ पर एक तरफ तो नौचंदी देवी का मंदिर है और नौचंदी देवी के साथ साथ बाले मियाँ की दरगाह है। बाले मियाँ की दरगाह भी पाई जाती है, तो दोनों लोग जाते हैं। बहुत पुराना है, 350 साल से ज़्यादा पुराना है, ठीक है। और राजकीय मेला के तौर पर इसको जाना जाता है, घोषित है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कब आयोजित किया जाएगा? तो ये सवाल हटा दीजिए, ये थोड़ा सा आउटडेटेड सवाल हो गया है, लेकिन इसको अपडेट रखिए हमेशा कि ऐसे मेले उत्सव आपसे पूछे जाते हैं। ये गलत सवाल चयनित हो गया है, सूची में था, ठीक है। तो ये आपका डिस्कशन रहा। अब ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि यूपी बहुत सही से हम पढ़ लें, यूपी को हम बहुत सही से तैयार कर लें, प्रैक्टिस कर लें, सारी चीज़ें आपको मिल जाए, तो द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाके आप एक छोटा सा कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ आपको वो मिल जाएगा जो एक एग्ज़ाम के लिए चाहिए, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम और सवाल करेंगे, क्योंकि ये स्लाइड यहीं तक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।